सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत साख। खासकर हम इसका आज भारत के संबंध में अध्ययन करेंगे कि जो क्रेडिट उपलब्ध करवाती हैं या जो फाइनेंस की व्यवस्था करती हैं, जो वित्त उपलब्ध करवाती हैं, उनका स्ट्रक्चरल ढांचा क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उनके उपाय क्या क्या हैं। अगर देश का विकास करना होता है तो एक फाइनेंस एक मेजर रोल रखता है उसके अंदर, और इसकी आवश्यकता देश की आज़ादी के टाइम से इसकी महसूस होती रहती। फिर जैसे जैसे आज़ादी के बाद संस्थाएं बनती गई, उन्होंने जो शहरी साख है, जो ग्रामीण साख है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, या फिर हम कहें कि औद्योगिक साख है, उनके लिए अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की जाती रही। फिर धीरे धीरे खास तौर पर जो औद्योगिक क्षेत्र था और जो कृषि क्षेत्र था उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो एक तरह से जो विकास है उसके लिए जो संस्थागत साख है उसने एक आधार स्तंभ के रूप में क्या किया है, काम किया है। यानी बिना साख के अगर हम कल्पना करें विकास की तो वो संभव नहीं है। संस्थागत साख को अगर हम एक अर्थ समझना चाहें तो जैसे ऐसी संस्थाएं जो किसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा नियमित होती हैं। यानी भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित और नियंत्रित संस्थाएं जब साख प्रदान करती हैं तो उन्हें संस्थागत साख कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आरबीआई है, उसको ही सर्वेसर्वा बनाया गया है। तो ये संस्थाएं जैसे कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपके व्यापारिक बैंक हो गए, विकास बैंक हो गए, सहकारी बैंक हो गए, या जैसे रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सारे मिलके क्या होते हैं, आपके संस्थागत साख ही कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि वो आवश्यकताएं हैं जिनके लिए इनको बनाया गया है उसके लिए उधार प्रदान करते हैं। उनकी प्रकृति क्या होगी, उनके टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारे उनकी शर्तों पर निर्भर करता है। अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग तरह से साख की उपलब्ध करवाते हैं। जैसे मध्यकालीन हो गया, दीर्घकालीन हो गया, या अल्पकालीन, जो भी आवश्यकता हो उसके प्रकार होते हैं। तो ये था आपका संस्थागत साख का एक अर्थ। अब संस्थागत साख जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो आपको बताया कि ये आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ आपको अर्थ बताया गया है संस्थागत साख का। अब बात आती है संस्थागत साख के प्रकार की। तो सबसे पहले आपका आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी जो साधारणतः 1 वर्ष से संबंधित होती है या 1 वर्ष से कम, कभी कभी इसको 15 वर्ष तक भी जो दिया जाता है उसको भी अल्पकालीन साख के लिए काम में बोल दिया जाता है। फिर आपका आता है मध्यकालीन साख, मीडियम टर्म क्रेडिट, जो कि आपका लगभग 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की अवधि के लिए दिए जाते हैं। उस साख को मध्यकालीन साख कहा जाता है। और फिर आता है आपका दीर्घकालीन साख या लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो कि 5 वर्ष से अधिक दिए जाते हैं। सामान्य रूप से ये जैसे 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए या 20 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जो कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए या आधुनिकीकरण के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा जैसे साख का प्रकार है उपभोग साख हो गया, आपकी कंज्यूमर क्रेडिट, जो डेली यूज वाले जो गुड्स होती हैं उनके लिए आपको उपलब्ध करवाया जाता है। फिर आता है उत्पादन साख या प्रोडक्टिव क्रेडिट, किसी चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए आपको लोन वगैरह चाहिए तो उसको उत्पादन साख के अंदर लिया जाता है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार हैं जो कि संस्थागत साख के अंदर आते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूट आपको बताए गए वो ये सब सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ये तो था एक मोटा मोटा अर्थ कि संस्थागत साख होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कि संस्थागत साख का ढांचा क्या है। यहाँ एक तालिका के द्वारा आपको समझाया गया है। इसमें सबसे पहले आपको नियामक संस्थाएं बताई गई है, भारतीय रिजर्व बैंक बताया गया है, और दूसरी तरफ आपको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, उसको कहा गया। तो राष्ट्रीय कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक जो आपका है, ये मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित वित्त उपलब्ध करवाता है या ग्रामीण विकास एरिया से संबंधित वित्त उपलब्ध करवाता है, उसकी नियामक संस्था इसको बनाया गया। ये रीफाइनेंस का काम करता है। मेन सर्विसर्वा बॉडी आपकी भारतीय रिजर्व बैंक ही रहती है। फिर इनको नीचे 3 भागों में, 4 भागों में आपको बांट के बताया गया है। अलग अलग 5 टाइप्स इसके किए गए हैं। पहला है आपका व्यापारिक बैंक। सभी बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं, कमर्शियल, यानी जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके
कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका SBI, भारतीय स्टेट बैंक। फिर आपका आता है अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसे कि आपके PNB वगैरह ये हो गए, और निजी बैंक या प्राइवेट बैंक जैसे ICICI हो गया, आपका एक्सिस बैंक हो गया, तो ये प्राइवेट बैंक होते हैं। हालांकि ये सभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट होने का मतलब ये नहीं है कि इन पर RBI का नियंत्रण नहीं होगा, नियंत्रण और रूल सारे RBI के इनके ऊपर लगेंगे। तो पहला संस्थागत शाखा के अंदर आपका हुआ व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक में सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक। हालांकि जो स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के साथ उनको भी किस में मर्ज कर दिया गया है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो इन सब का साथ जो बैंक थे इनका विलय भारतीय स्टेट बैंक के अंदर ही कर दिया गया। अब आपका आता है 2 नंबर पे सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो रूरल गतिविधियां होती हैं कोऑपरेटिव से संबंधित, उनके लिए क्या करते हैं, लोन उपलब्ध करवाते हैं। ये भी मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों उपलब्ध करवाते हैं। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जो कि शॉर्ट टर्म के लिए उपलब्ध करवाते हैं उनको 3 भागों में, और जो दीर्घकालीन के लिए उपलब्ध करवाते हैं उनको, उनका एक ही पार्ट है। तो जो पहले 3 पार्ट आपको बताए गए हैं, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, ये मुख्यतः शॉर्ट टर्म के लिए लोन उपलब्ध करवाती हैं। और भूमि विकास बैंक है, ये आपका दीर्घकाल के लिए लोन उपलब्ध करवाता है। जो प्राथमिक सहकारी साख समिति है ये लोकल लेवल पे, तहसील लेवल पे, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ये जिला लेवल पे, और राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पे होता है। और दीर्घकालीन के लिए आपका एक भूमि विकास बैंक होता है। तीसरा आपका आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये जो रीजनल रूरल बैंक, इनको RRB बोला जाता है इनको शॉर्ट के अंदर, ये ग्रामीण एरिए के लिए वहीं की आवश्यकताओं के आधार पर वहीं के लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये क्षेत्रीय जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करते हैं। 1975 से ये कंसेप्ट आया था, धीरे धीरे इस कंसेप्ट को बंद किया जा रहा है। वर्तमान में कोई भी नया रूरल बैंक स्थापित नहीं किया जा रहा है। चौथा आपका आता है संस्थागत शाखा के अंदर विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंकिंग जिसको बोला जाता है। ये क्या करते हैं, मुख्यतः विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए लोन उपलब्ध करवाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इनमें जो मुख्य संस्थाएं हैं वो आपकी IFCI, IDBI, जैसे IDBI की फुल फॉर्म आपकी जो बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, IRBI और आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, जो कि आयात निर्यात से संबंधित फाइनेंस की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर आपका आता है SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और SIDBI। SIDBI जो है वो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो लघु और मध्यम उद्योग है उनके डेवलपमेंट के लिए संस्था को स्थापित किया गया था। ये जो कुटीर उद्योग है उनके लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और अंतिम आपका आता है इसके अंदर गैर बैंकिंग संस्थाएं। गैर बैंकिंग संस्थाएं भी क्या करती हैं, आजकल साख से संबंधित गतिविधियां संपन्न करती हैं, जैसे कि आपका पेंशन कोष हो गया, भविष्य निधि और अल्प बचत संगठन हो गए, विनियोग कंपनियां हो गई, किराया क्रय वित्त कंपनियां हो गई, और साझा कोषों को स्थापित कर रखे हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, संस्थागत शाखा का ढांचा कहलाता है। और इसमें मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन हो गया आपका, भारतीय रिजर्व बैंक। और जो ग्रामीण एरिया से संबंधित जो फाइनेंस, कृषि से संबंधित जो है या भूमियों से संबंधित जो लोन वगैरह शाखा उपलब्ध कराया जाता है उसका नियामक संस्था आपकी होगी नाबार्ड। हालांकि ये भी किसके अंडर में काम करता है, RBI के अंडर में ही काम करता है। अब हम बात करते हैं संस्थागत शाखा की समस्याओं की। जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स है, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उनकी क्या समस्याएं हैं, तो इनकी 3 समस्याएं प्रमुखतः बताई गई हैं। पहली आपकी है औद्योगिक वित्त की समस्या, दूसरा संस्थागत कृषि वित्त की समस्या, और तीसरा संस्थागत वित्त की सामान्य समस्याएं, जो कि दोनों ही क्षेत्र के लिए होती हैं। पहला आपका है औद्योगिक वित्त की समस्या। इसकी सबसे पहली समस्या क्या है, बचत की आदत में कमी है, बचत करने की प्रवृत्ति नहीं है। दूसरा, नगद राशि रखने की अधिक प्रवृत्ति है। तो ये संस्थागत शाखा को क्या करता है, उतना विकास नहीं होना। हमारी यह प्रवृत्ति क्या है कि हम कैश को खुद के पास ही रखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हालांकि पीछे वाले 2 दशक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का विकास अच्छा हुआ है, लेकिन उससे पहले लोग बैंकों के पास पैसा रखने में या बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने में कतराते थे। उसका एक कारण ये भी था कि बैंकिंग सेक्टर का उस टाइम तक विकास ही नहीं हुआ था। बड़े बड़े क्षेत्र, तहसील लेवल तक भी बैंकों की स्थापना नहीं हो पाई थी।
हालांकि ये प्रवृत्ति धीरे धीरे अब कम हो रही है। तीसरी जो इससे संबंधित समस्या आती है वो है अपर्याप्त स्टॉक एक्सचेंज सुविधा, सुदृढ़ अभिगोपन संस्थाओं का अभाव है, टैक्स के जो बर्डन है वो ज़्यादा है, मैनेजमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वित्तीय सेवाओं में दोहरेपन की समस्या है, जो आपको जो सर्विस दी जाती हैं उनमें रूल्स और रेगुलेशन डबल टाइप के मिलते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग रूल हैं जो कि समस्या पैदा करते हैं। नेक्स्ट आपका है औद्योगिक साख हेतु स्पष्ट नीति का अभाव है। एक इंडस्ट्रियल जो क्रेडिट है उसकी फाइनल पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे इसको दिया जाना है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए और थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए जो कि टिपिकल है। हालांकि वर्तमान में गवर्नमेंट अच्छा प्रयास कर रही है इसके लिए, जैसे कि एकल खिड़की वगैरह इस टाइप की कई योजना चला जाती है जहाँ सभी समस्याओं का समाधान एक जगह हो जाता है। और अंतिम आपका है वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का क्या है, अभाव है। कई बार लोग एक ही संस्था से लोन लेते हैं, फिर उतना ही लोन दूसरी संस्था से लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं, तो बाद में वो डिफ़ॉल्ट की समस्या पैदा करता है। दूसरा जो मेन बिंदु है आपका समस्याओं का वो है संस्थागत कृषि वित्त की समस्या। इसके अंदर इन्होंने आगे बताया है कि सहकारी साख संस्थाओं की समस्या है, उनमें समन्वय नहीं है, राज्य सहकारी बैंक के प्रभावी नियंत्रण का अभाव है, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, प्राथमिक सहकारी साख समिति मोस्टली असफल होती हैं, सहकारी साख समितियाँ उनके पास जो उनके फंड्स हैं वो क्या है, कम है, पूंजी का उनके पास अभाव है, मैनेजमेंट से संबंधित समस्याएं आती है, लोकल लोगों का उन पर ज़्यादा प्रभाव रहता है, राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं, उन्हीं लोगों को लोन दिया जाता है जो ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रबंधन में समस्या पैदा करती हैं। बकाया ऋणों की समस्या, हालांकि ये समस्या तो सहकारी की नहीं बल्कि सभी की है। एनपीए का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मेजर समस्या है, जो वो लोन दे रहे हैं उनको वापस रिकवरी नहीं हो पा रही है। इसी तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्या आपको बताई गई है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है उनमें उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, स्टाफ उनके पास प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये किसी बड़े बैंक के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, खुद का इनका स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि कुछ बैंक हैं जो एसबीआई द्वारा चलाए जा रहे हैं या पीएनबी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो प्रायोजक बैंक के साथ इनकी समन्वय नहीं हो पाता है। जो बैंक होते हैं इनके प्रायोजक वो इनकी स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जोर बड़े जो इनके शहरी क्षेत्र के बैंक होते हैं उन पे देते हैं और उन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो एक समन्वय की समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट आपका है जो अप्रयुक्त एसेट्स हैं उनकी समस्याएं पैदा हो रही हैं और संचालन में आने की समस्या है, इसलिए रूरल बैंकों क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अंतिम आपका है संस्थागत वित्त की सामान्य समस्याएं। इसमें पहला पॉइंट है आपका सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों में समन्वय की समस्या। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को धीरे धीरे सरकार के अधीनता से मुक्त किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों में समस्याएं समन्वय से संबंधित रहती हैं। प्रायोजित योजनाओं में ऋण एवं अनुदान निर्धारण की समस्या, इनके लिए क्या है कि एक सेक्टर फाइनल कर दिए जाते हैं, एक परसेंटेज फाइनल कर दी जाती है कि इस सेक्टर में आपको इतना प्रतिशत साख उपलब्ध करवानी है, जो इनके लिए समस्या पैदा करता है। जिला स्तर पर संस्थागत साख के आवंटन की समस्या है, अंतर्वर्गीय समस्याएं रहती है। और अंतिम आपकी है इसके अंदर वृहद एवं लघु ऋण प्राप्तकर्ताओं की समस्या। तो ये सारी समस्याएं संस्थागत साख से संबंधित आपको बताई गई, जो कि इनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अब जब हमने समस्याओं को देख लिया तो इनके निवारण के बिंदु भी देख लेते हैं कि इस समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसको दूर करने का, बचत और बैंकिंग आदत को प्रोत्साहित करना, मोटिवेशन टू सेविंग एंड बैंकिंग हैबिट्स, क्योंकि जो संस्थाएं हैं वो तभी विकास करेंगी जब उनके साथ लेन देन किया जाएगा, उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, जब लोगों की प्रवृत्ति इनसे ट्रांजैक्शन की बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका है लघु विनियोगकर्ताओं को प्रोत्साहन, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। तीसरा आपका है प्रवर्तकों तथा अभिगोपन संस्थाओं में वृद्धि, जो इन संस्थाओं के प्रमोटर्स होते हैं, जो इनको स्थापित करते हैं, उनको मोटिवेट किए जाने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट आपका है औद्योगिक साख हेतु स्पष्ट नीति का निर्धारण, एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी क्रेडिट आप जिस क्षेत्र के लिए चाहेंगे, हालांकि सिर्फ औद्योगिक के लिए नहीं, ये सभी क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर जो नियम कायदे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, एक आम आदमी के समझ में आने वाले होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो जब उनको सेटलमेंट किया जाए,
क्योंकि कई बार ये चीज़ें कानूनी दांव-पेच में इतनी लंबी उलझ जाती हैं कि ना तो बैंक जो है वो अपनी संपत्ति प्राप्त कर पाता है और ना जिसने साख लेती है वो उसका यूज़ कर पाता है। तो एक स्पष्ट नीति होनी आवश्यक है। अगला बिंदु है आपका सहकारी साख संस्थाओं में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बहुत सी सहकारी संस्थाएं बन गई हैं जो अलग अलग तरीके के एक ही फील्ड के लिए अलग अलग नाम से लोन उपलब्ध करवा रही हैं, जो इन संस्थाओं में भी, इनकी मॉनिटरिंग में भी और पब्लिक में भी एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि इनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन इंस्टीट्यूशन के अंदर हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जिस ढांचे से ये काम कर रहे हैं तो ये मोस्टली जो है वो घाटे के अंदर चल रहे हैं, तो इनके रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है। हालांकि इनको बंद किया जाना या नया स्थापित इनका नहीं करना इनका सॉल्यूशन नहीं है। हमें ये देखना होगा कि इनमें समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर जो है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कृषि साख के लिए नवीन नीति का निर्माण, न्यू पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। आज भी हमारी 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो इसके लिए हमें एक नवीन कृषि साख नीति की आवश्यकता है। हमें देखना होगा कि जो हम साख नीति वर्तमान में चल रही है उसकी बजाय हम ऐसी साख नीति बनाएं जो कि डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दें। अगला बिंदु आपका है सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के मध्य समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये तो हर सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि जो सेक्टर है और जो उनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उनके बीच में प्रॉपर समन्वय होगा तो जिस चीज़ के लिए चीज़ें स्थापित की गई है वो उसका वही आउटकम ले पाएंगी। ऋण संबंधी औपचारिकताओं में कमी की जानी चाहिए। आज एक लोन लेना इतना टिपिकल है, व्यक्ति को इतनी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, इतने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि एक आम आदमी साख ले ही नहीं पाता है। तो इसमें ये तो नहीं कह सकते कि इन डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया जाए या जो गिरवी चीज़ें रखी जा रही हैं उनको कम कर दिया, लेकिन एक इनमें औपचारिकताओं को कुछ कम किया जाना चाहिए। जो अति आवश्यक है वही चीज़ें की जाए, अनावश्यक फॉर्मेलिटियों को हटाना चाहिए ताकि ये विकास कर सके। तो ये था आपका संस्थागत साख से संबंधित टॉपिक जो आपके सिलेबस में है। आज हमने इसका अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।